So hello everyone, welcome to my channel Rudy's The Legal World. So we are covering the third part of this chapter and the end part of this chapter, which is liquidation of corporate person. So if you haven't seen the two other videos prior to this, it would be of no use. So it's just going in link to link. So let's just go ahead with our question. Avoidance of undervalued transaction. अब avoidance of undervalued transaction क्या होता है बेटा? सेक्शन 45 क्लॉज 1 बोल रहा है अगर लिक्विडेटर ऑन एग्जामिनेशन उसको लगता है सर्टेन ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड 2 साल 1 साल वाला मेड वर अंडर वैल्यूड, मतलब ट्रांजैक्शन आपको करनी चाहिए थी 1 करोड़ की, आपने की है 10,000 की, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, अंडर वैल्यूड की है। तो फिर लिक्विडेटर जो है वो एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शन वॉइड। आप ट्रांजैक्शन को वॉइड डिक्लेयर करो एंड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट है वो रिवर्स करो, जो भी पे करना, जो भी उसने 10,000 दे के वो ट्रांजैक्शन लिया है, 10,000 हम उसको वापस देते हैं, वो हमको पूरी प्रॉपर्टी वापस करें। सो द मेन एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक इज दैट कि अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। कोई भी आप अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो लिक्विडेटर जो है वो राइट रखता है, वो एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शन एज वॉइड एंड रिवर्स द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। रेलेवेंट पीरियड में बार बार बोल रही हूँ, रेलेवेंट पीरियड का मतलब क्या होता है कि जब भी आपकी इंसॉल्वेंसी डेट कमेंस हो रही है तो वहाँ से 1 साल एनी अदर फॉर एनी पर्सन अदर देन रिलेटेड पार्टी के अपने साथ आपने ट्रांजैक्शन की है, तो जो भी आपकी इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट है वहाँ से 2 साल, इस बीच में ही अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी की है जो अंडर वैल्यूड है तभी वो लिक्विडेशन में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। देन इट सेज हु कॉन्स्टिट्यूट अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट मतलब किसको हम बोलेंगे कि अंडर वैल्यूड है? आप कोई गिफ्ट दे रहे हो, मेक अ गिफ्ट टू अ पर्सन, द ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर, ठीक है, आप कोई गिफ्ट दे रहे हो, एंटर्स इनटू अ ट्रांजैक्शन विद अ पर्सन विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर एसेट्स बाय द कॉर्पोरेट डेटर फॉर अ कंसिडरेशन द वैल्यू ऑफ विच इज सिग्निफिकेंटली लेस देन द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर एंड सच ट्रांजैक्शन हैज नॉट टेकन प्लेस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मतलब सिंपल चीज़ है, दो चीज़ें, किसको हम अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन बोलेंगे? पहली चीज़ आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, दूसरी चीज़ आप उसको सस्ते दाम पे दे रहे हो और आपने वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं किया है, आप उसको 1 करोड़ की चीज़ 10,000 में दे रहे हो, नहीं चलेगा। आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे रहे हो क्या सबको 1 करोड़ के बदले 10,000 में दे रहे हो सबको, तो ठीक है हम नहीं बोलते, बट नहीं दे रहे हो ना तो फिर नहीं चलेगा। सो दैट इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन। लेट्स मूव फर्दर। एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 47, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर इन केस ऑफ अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन। अब क्रेडिटर क्या करेगा? जब क्रेडिटर को पता चलेगा कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कुछ नहीं कर रहा है ना, जब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कुछ नहीं कर रहा है तो क्रेडिटर, पार्टनर एंड शेयर होल्डर वो लोग एप्लीकेशन देंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टू डिक्लेयर सच ट्रांजैक्शन एंड रिवर्स देयर इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। देखो यही लिखा है, अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस, लिक्विडेटर हैज नॉट रिपोर्टेड टू इट, लिक्विडेटर ने नहीं बताया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो क्रेडिटर मेंबर और पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर may make an application to the adjudicating authority। यहाँ पे if you want I can make a simple diagrammatic presentation that कि क्या था इसमें, अपने को क्या बोलना था कि अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस एंड द लिक्विडेटर ने नहीं रिपोर्ट किया, तो यहाँ पर बोलते हैं हम लोग लिक्विडेटर has not reported undervalued transaction in that case shareholder, creditor, partner of what, partner of credit, CD आएगा, corporate debtor देखते हैं, partner of a corporate debtor, तो partner of CD, ये लोग जो है ये लोग एप्लीकेशन देंगे किसको, किसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। समझा इतना? फिर दूसरी चीज़ क्या बोल रही है, ऑर्डर बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Adjudicating authority after examination of application made under this satisfied that undervalued transaction has occurred, हुआ है undervalued transaction। Now liquidator having sufficient information to avail or opportunity to avail such information did not report such transaction to the adjudicating authority, तो adjudicating authority would pass an order कि पहले तो आप वो transaction को reverse करो, second आप board को initiate करो disciplinary action लेने के लिए against that liquidator कि उसने ये information क्यों नहीं दी।
देन ऑर्डर इन केसेस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो फिर एडजुडिकेटिंग इस अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन में कौन कौन से ऑर्डर देगी, तो ये 4 ऑर्डर है, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स, ऐसे ट्रांजैक्शन जो क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए बनाए गए करे गए। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स एज पर सेक्शन 49, राइट, if you can see, as per section 49 of the code, a transaction shall be considered as defrauding creditors where transaction was deliberately entered into by such corporate debtor for, मतलब कि वो ऐसा ट्रांजैक्शन जानबूझ के कर रहा है, डेलिबरेटली कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर फॉर कीपिंग द एसेट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बियॉन्ड द पर्सन लाइक अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन ऑर्डर टू एडवर्सली इफेक्ट द इंटर, वो बेसिकली वो डिफ्रॉड करने के लिए ऐसे काम कर रहा है क्रेडिटर्स को, और कुछ नहीं। तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या ऑर्डर पास करेगी, रिस्टोर करने के लिए बोलेगी एंड प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट विक्टिम्स को। एंड ऑर्डर अंडर सेक्शन 49 शेल नॉट अफेक्ट एनी, मतलब ऐसा ऑर्डर जो 49 में आप दे रहे हो, ऐसा आप किसी के अगेंस्ट ऑर्डर मत दो जिसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ली थी, और शेल नॉट रिक्वायर अ पर्सन हु रिसीव अ बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस, मतलब उसको पता नहीं था कि इंसॉल्वेंसी में बंदा जाने वाला है, खत्म। नाउ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या होता है, फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सेक्शन 50 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है, where the corporate debtor has been party to an extortionate credit transaction involving the receipt of financial or operational debt during the period within 2 years preceding the insolvency date. Yeah, okay. Is it visible to you all? Is it visible? Sorry, I'm not live. Let me check. I think it shall be visible now. Preceding the I'm so sorry, the link has been gone. Where the corporate debtor has been a party to the extortionate credit transaction involving a receipt of financial operation debt during the period within 2 years preceding the, ठीक है, the liquidator of the resolution profession may make an application for avoidance of such transaction, मतलब कुछ नहीं है, वही चीज़ है यार कि वो corporate debtor is a party of doing extortionate credit transaction, तो liquidator क्या करेगा, एप्लीकेशन दे देगा, किसको देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा। बोर्ड जो है मे स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंसेस इन व्हिच ट्रांजैक्शन शैल बी कवर्ड अंडर, मतलब कि बोर्ड बताएगी कि कौन कौन से केसेस में जो एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट मानेंगे हम, तो मॉडिफाई द टर्म्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन की टर्म्स को मॉडिफाई कर दे रहे हो, रिक्वायर एनी पर्सन हु इज अ पार्टी ऑफ अ ट्रांजैक्शन, ये सब चीज़ें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ये मैं नहीं पढ़ा रही, जो मेन चीज़ है वो मैं पढ़ा रही हूँ। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, इन कंप्लायंस विद द लॉ है, डेट आपने जो दिया है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंप्लाई कर रहे हो लॉ को, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Secured creditor in liquidation proceedings. Firstly, let me just tell you who is secured creditors. What are the options available for secured creditors? पहले तो मेरी आप एक बात समझो, secured creditor सबको पता है, जब लिक्विडेशन होता है, लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट चालू हो गई, लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया, मेरे को बताओ सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास क्या ऑप्शन है बेटा। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पास 2 ऑप्शन है, एक तो कि वो यहाँ पर है वो, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, provides an option accessible by the liquidation to secured creditor may realize security interest outside the liquid, हाँ मतलब कि secured creditors का ऑप्शन है कि वो आउटसाइड द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग भी चूज कर सकते हैं, या तो वो रिलिंक्विश कर सकते हैं अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एंड पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, और ही में रियलाइज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। If a secured creditor decide to realize its securities, the amount of insolvency resolution process, मतलब वही कि liquidator के जो कॉस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा, आपको जो भी प्रोसीड मिल रहा है अगर सरप्लस हुआ तो आप वापस से दे देना, एंड इफ द प्रोसीड्स ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे, तो फिर अनपेड अमाउंट जो है वो सेक्शन 53 के हिसाब से देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले ये समझ में आया क्या सिक्योर्ड क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग क्या होता है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू देम एज पर सेक्शन 52 क्लॉज 1 ऑफ द कोड, अ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग मे रिलिंक्विश इट्स सिक्योरिटी एसेट टू द लिक्विडेशन स्टेट एंड रिसीव प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स बाय द लिक्विडेटर इन द मैनर, मतलब कि एसेट्स बेच के लिक्विडेटर से पैसे ले सकता है, रिलीज इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द मैनर, मतलब जो आईबीसी में बोला है उस तरह, तो उस तरीके से। सिक्योरिटी इंटरेस्ट हम पढ़ रहे हैं बार बार, वो क्या होता है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट शेल नॉट इंक्लूड अ मतलब ठीक है पढ़ते हैं, देखते क्या सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले कि राइट टाइटल और इंटरेस्ट और अ क्लेम टू अ प्रॉपर्टी। सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, ब्याज मिल रहा है, वो नहीं है, इसका मतलब ये कि राइट आपका इंटरेस्ट है ना प्रॉपर्टी में, इंटरेस्ट है, दैट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है।
सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब ये नहीं होता कि परफॉर्मेंस गारंटी दे दी तो वो नहीं मानेंगे. ओके, व्हाट नेक्स्ट इज liquidator to be informed. Secured creditor realizes security interest is realized by the secured creditor under. Is it visible? I'm so sorry for the inconvenience though. I hope it's visible. Right, where we were. Liquidator to be informed whether secured creditor realizes security interest under clause B. He shall inform that the liquidator of such security interest and identify the assets. मतलब जब पता चल गया ये secured creditor है तो उसको assets को identify करना है, proofs देना है. जो लिक्विडेटर है वो वेरीफाई करेगा एंड परमिट द सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रियलाइज ओनली सच सिक्योर्ड इंटरेस्ट. और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी? तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में मिलेगी या फिर जो जहाँ पर जो जैसे जिस हिसाब से बोर्ड बताएगा वैसे. फिर है रियलाइजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स. 52(5) प्रोवाइड दैट इन द कोर्स ऑफ रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट्स एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर फेसेस रेजिस्टेंस. मतलब कॉर्पोरेटर जो है गुंडा है, नौटंकी कर रहा है कि यू नो वॉयलेंस एंड ऑल दैट एंड पोजेशन नहीं देना चाहता है, तो फिर वो क्या करेगा? वो लिक्विडेटर के पास जाएगा. फिर लिक्विडेटर जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट उसको दिलवाने में हेल्प करेगा. दैट इज द मोटो बिहाइंड दिस. फिर है व्हाट शेल अ सिक्योर्ड क्रेडिटर डू व्हेन. ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे होगा? लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होगी? एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर, any cost incurred by the liquidator during the period of liquidation subject to such regulation as may be. मतलब any cost incurred by the liquidator. ठीक है. liquidation commencement date, ये सब definition है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कैसे होगा बेटा? तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में आ गए. सबसे पहले जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट है, लिक्विडेशन का कॉस्ट है, वो दिया जाएगा. वर्कमैन का जो कॉम्पनसेशन है, वर्कमैन ड्यूज है 24 मंथ्स के. देखो एक चीज़ तो आप ये नोट कर लो कि लिक्विडेशन प्रोसेस में प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय का ग्रेचुटी फंड, ये सब तो आता ही नहीं. ये सब तो आपको इन्वॉल्व ही नहीं करना है, वो एम्प्लॉयज़ को दे के हटाना है. बट मेन मोटो यहाँ पर ये आ रहा है कि एम्प्लॉय की जो सैलरीज ड्यू है लास्ट 2 साल की, वो तो आपको देना पड़ेगा. तो सबसे पहले आप लिक्विडेटर को दो, फिर एम्प्लॉय को दो, फिर एम्प्लॉय का जो वेजेस या अनपेड ड्यूज है वो दे दो. अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को तो सबसे पहले दे दिया ना हमने यहाँ पर. तो सब उसके बाद आ गया यहाँ पर लिक्विडेशन प्रोसेस. वही आपका वर्कमैन ड्यूज हो गया, एम्प्लॉय वेजेस, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर, इक्विटी शेयरहोल्डर, लास्ट में एंड में आते हैं. ठीक है. फिर है कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट. ये पढ़ते पहले. द एक्सप्लेनेशन अपेंडेड टू सेक्शन 53 क्लैरिफाइज दैट for the purpose of this section, at each stage of distribution of proceeds in respect of a class of recipient that rank equally, each of the debt will either be paid in full or will be paid in equal proportion within the same class of recipient if the proceeds are insufficient to meet the debts in full. मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है, या तो आप जो एक क्लास को दे रहे हो या तो पूरा का पूरा अमाउंट दे दो, ज़्यादा पैसे कम पैसे तो प्रोपोर्शनेट दो. ऐसा नहीं कि इसको 10,000 दिया तो उसको 5,000, प्रोपोर्शनेट देना पड़ेगा. द टर्म वर्कमैन ड्यूज शेल हैव द सेम मीनिंग. डेफिनेशन है. डिडक्शन ऑफ फीस पेबल टू लिक्विडेटर. तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है fees payable to the liquidator shall be deducted proportionately from the proceeds payable to each class of recipient. ईच क्लास ऑफ रिसिपेंट को आप जैसे जैसे पे करते जाओगे वैसे ही सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनेट लिक्विडेटर का कॉस्ट निकलता जाएगा. समझा? फिर है डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर. सेक्शन 54. लेट्स सी व्हाट डज इट से. सेक्शन 54 बोल रहा है आफ्टर द अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटा हैव बीन वाउंड अप. एक बार वाइंड अप हो गया चीज़ें, एसेट्स आर कंप्लीटली लिक्विडेटेड, द लिक्विडेटर शेल में. तो लिक्विडेटर ए के पास देगा एप्लीकेशन कि भाई इसको डिसॉल्व कर दो फर्म को. फिर है यहाँ पर क्या दिखता है? एज पर रेगुलेशन फॉर इंसॉल्वेंसी. ठीक है. क्लोजर ऑफ लिक्विडेशन फॉर द डिसीजन. ठीक है, सेम चीज़ है. एप्लीकेशन देगा और डेट ऑफ डिसोल्यूशन. तो अब ये क्या होगा? अथॉरिटी शेल ऑन एप्लीकेशन फाइल बाय द लिक्विडेटर कॉर्पोरेट डेटर शेल बी डिजॉल्व. मतलब वो डिजॉल्व कर देगी, एप्लीकेशन देगा, ये डिजॉल्व करेगी और 7 डेज के अंदर अंदर कॉपी दे देगी जब डिजॉल्व किया वहाँ तक के. ये केस लॉज है, ये इतने ही पेजेस का. एक ये वाला है एंड एक ये वाला है. माई बैटरी इज़ रियली ड्रेन्ड. I have to see if this works or this doesn't. Let me just if in middle I am stopped, then you can check the 4th part, and if it's working fine then it's good. तो केस नंबर 1 में सबसे पहले क्या बोलने की कोशिश की गई है? केस नंबर 1 में ये हुआ था बेटा
कि इन केस शरद सांघी वर्सेस मिसेस वंदना गर्ग एंड अदर्स, सबसे पहले जो रेजोल्यूशन प्लान दिया था इन अपना लिक्विडेटर ने, तो वहाँ पर रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूवल मिला था 62.66 वोटिंग शेयर्स का, क्रेडिटर्स ने इतना अप्रूवल दिया था। लेटर ऑन कुछ ने असेंड किया, कुछ ने डिसेंड किया और 81.31 हुआ था। लेकिन ये हुआ क्या है इस बीच में, सीन क्या हुआ कि 270 दिन खत्म हो गए, तो 270 तक ये लोग का वोटिंग था 62.66 एंड 270 दिन जैसे ही खत्म हुए तब ये लोग ने 81.31 किया। नाउ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसने ये बोल के केस बंद कर दिया कि 270 तो हो गए, अब रिजोल्यूशन प्लान नहीं होगा, मैं लिक्विडेशन ऑर्डर दे रहा हूँ। तो एनसीएलटी ने क्या बोला, एज वी हैव ऑलरेडी हेल्ड दैट द रेजोल्यूशन प्लेस टुक विद इन 270 days, resolution process took place within 270 days and the committee of creditor had the jurisdiction to change its opinion in favor of the resolution plan to make it a success. Being regulation 26.26 clause 2 being directory which also stands deleted, we set aside the impugned order and hold that resolution plan being in conformity with 30 clause 2 warranted approval. मतलब ये जो था ऑर्डर वो थोड़ा सा खिलाफ था, बिकॉज वी ऑल वांट कि रेजोल्यूशन प्लान बने और वर्कआउट करे और क्रेडिटर्स को, क्योंकि लिक्विडेशन से कुछ नहीं मिलने वाला ज़्यादा, तो रेजोल्यूशन प्लान मोस्टली वर्क्स। तो फिर इसलिए उसने जो एनसीएलटी है उसने इम्पंग ऑर्डर को हटाया और बोला कि 26 क्लॉज 2 जो है वो डायरेक्टरी है, तो इस इम्पंग ऑर्डर को हम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हटा रहे हैं। फिर केस 2 में देखना, in the matter of SC Shekaran versus Amit Gupta and others, appeals were filed by the management of the corporate debtor against the liquidation order passed by the adjudicating authority. Following the failure of resolution plan, it was stated that the liquidator is supposed to keep the corporate debtor as a going concern. It was stated that the liquidator was supposed to keep the corporate debtor as a going concern even during the period of liquidation and can take steps under section 230. ठीक है, NCLAT directed, we direct the liquidator to proceed in accordance with the law. He will verify claims of all the creditors, take into custody and control of all assets, property, effects and actionable claim of the corporate debtor, carry on the business of the corporate debtor for its beneficial liquidation, etc., as prescribed under section 35 of the code. Before taking steps to sell the assets of the corporate debtor, the liquidator will take steps in terms of section 230 of Companies Act. The adjudicating authority, if so required, will pass appropriate order only on failure of revival. The adjudicating authority and the liquidator will first proceed with the sale of company assets wholly or thereafter. If not possible to sell the company in part in accordance with the law, the liquidator, if he initiates the process, will complete it. Under section Companies Act, under section 230 of the Companies Act within 90 days. पढ़ते वापस देखते क्या बोल रहा है। केस था ये दोनों के बीच में, SC Shekaran versus Amit Gupta and others. Appeal were filed by the management of the corporate debtor. मतलब जो कॉर्पोरेट डेटर के मैनेजमेंट के लोग हैं वो लोग ने अपील फाइल किया अगेंस्ट द लिक्विडेशन ऑर्डर, जो कि ए ने दे दिया था लिक्विडेशन ऑर्डर, और ए ने बोला था कि ये जो कंपनी है लिक्विडेशन, ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस इट वुड बी अ गोइंग कंसर्न इवन ड्यूरिंग द पीरियड एंड कैन टेक्स द स्टेप्स अंडर 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मतलब कि ए ने बोला था कि मैं गोइंग कंसर्न रखूंगा और मैं स्टेप ले लूंगा 200 कंपनी एक्ट के 230 सेक्शन के तहत। The NCLAT directed, we direct the liquidator to proceed in accordance with the law. हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्टर लिक्विडेटर को कि तू लॉ के हिसाब से काम कर, वो क्लेम्स को वेरीफाई करेगा एंड कस्टडी में लेगा, कंट्रोल करेगा एसेट्स प्रॉपर्टी में, वो क्लेम को वेरीफाई करेगा, एसेट्स को बेचेगा, फिर कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन एक्सेट्रा, और वो कॉर्पोरेट डेटर के बिजनेस को चालू रखेगा as prescribed under section 35 of the code. Before taking steps to sell the assets of corporate debtor, the liquidator will take steps in, मतलब वो liquidation before, देखो यहाँ पे क्या बोला है, before taking steps to sell the assets को बेचने से पहले वो कंपनी का 230 सेक्शन जो है वो बेसिकली फॉलो करेगा. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इफ सो रिक्वायर्ड विल पास अप्रोप्रिएट ऑर्डर ओनली ऑन फेलियर ऑफ रिवाइवल. द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द लिक्विडेटर विल फर्स्ट प्रोसीड विद द सेल ऑफ, मतलब कि ओनली ऑन फेलियर ऑफ रिवाइवल, जब रिवाइवल नहीं हो सकता तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड द लिक्विडेटर, सिंपल सी बात बोले, इसमें कुछ भी नहीं है. दी एनसीएलटी ने क्या डायरेक्ट किया कि भाई जो लिक्विडेटर है वो अपना काम करेगा, क्लेम को इनवाइट करेगा, एसेट्स को बेचेगा, लेकिन एसेट्स को बेचने से पहले वो 230 का पालन करेगा. फिर बोल रहा है,
ओह सॉरी, मुझे लगा कि शायद मेरा बैटरी लो लाइक वीडियो क्लोज हो गया। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। चलो चल रहा है, जब तक चल रहा है। द लिक्विडेटर विल फर्स्ट पे द, क्या है फिर, ऑन फेलियर ऑफ दैट, किधर गया वो, on failure of revival, the adjudicating authority and the liquidator will first proceed with the sale of the company's asset wholly or thereafter if not possible to sell in accordance with the law, तो फिर वो इनिशिएट करेगा प्रोसेस विद इन 90 days। ठीक है, चलो ये लास्ट केस है इस चैप्टर का, इसको देख लेते हैं क्या बोलने की कोशिश हो रही है। आई होप इट्स विजिबल। चलो, so in the matter of Corporation Bank versus Amtech Auto Limited and others, the financial creditor filed, is it visible? It has to be now. Okay. So in the matter of Corporation Bank versus Amtech Auto Limited and others, the financial creditor filed an application for declaration that the resolution applicant, Liberty House Group Private Limited, and its promoters have knowingly contravened the terms of the resolution plan, having failed to implement the same, and for resistance or reinstatement of the committee of creditors to run the corporate debtor is a going concern। वापस से पढ़ते क्या बोलने की कोशिश करा है। इन द मैटर ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक वर्सेस एमटेक ऑटो लिमिटेड, the financial creditor filed an application for a declaration। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल किया डिक्लेरेशन देते हुए रिजोल्यूशन एप्लीकांट को, लिबर्टी हाउस ग्रुप लिमिटेड एंड इट्स प्रमोटर हैव नोइंगली, मतलब कि प्रमोटर्स ने नोइंगली कॉन्ट्रावेन किया है रेजोल्यूशन प्लान को, एंड हैविंग फेल टू इम्प्लीमेंट द सेम फॉर रीइंस्टेटमेंट ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स टू रन द कॉर्पोरेट डेटर्स गोइंग कंसर्न। NCLT held that resolution applicant is not capable of resolution plan. It allowed the application and excluded the time। देखो वापस से बोलो, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि NCLT ने बोला रेजोल्यूशन एप्लीकांट जो है वो केपेबल नहीं है ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, वो केपेबल ही नहीं है रेजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इट अलाउड द एप्लीकेशन एंड एक्सक्लूडेड द टाइम फ्रॉम द डेट व्हेन, उसने एप्लीकेशन अलाउड किया एंड एक्सक्लूड किया वो टाइम जब ओनली अदर रेजोल्यूशन एप्लीकांट सबमिटेड date, excluded the time from the date when Deccan Valuers Investors IP, the only other resolution applicant, submitted its plan up to the date of receipt of this order from the CIRP period. It observed no matter if the corporate debtor ultimately has to face liquidation, but the permission to restart the process, make advertisement and invite fresh plans, etc. would defeat the very mandate, section 12 of the code. So the committee of creditor can only discuss the resolution plan which was submitted by the Deccan only by exclusion of certain period of time while calculating 270 days. It however granted liberty to any member of COC or the resolution professional to file a complaint before the IBBI central government to file a criminal complaint. सो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि NCLT ने हेल्ड किया कि वो केपेबल ही नहीं है रेजोल्यूशन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसने वो पीरियड को एक्सक्लूड किया जो 270 के बीच में जो फ्रेश स्टार्ट हुआ था। ये फ्रेश ये लोग एडवर्टाइज दिए थे नए नए रेजोल्यूशन प्लान के लिए, तो वो लोग ने, तो बेसिकली इसका सार ये निकल के आता है, इट हैव ग्रांटेड लिबर्टी टू एनी मेंबर ऑफ COC और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू फाइल अ कंप्लेंट। तो IBBI के पास आप कंप्लेंट कर लो या तो फिर आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर लो, चलेगा। So till here we are done with our chapter which is liquidation of corporate person. We are done with the whole chapter. So we are done with the whole chapter and I hope you like the video. If you really like it, then subscribe the video. Thank you for your sweet thank you to you all my sweet subscribers.